गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी या वेतन से आय की गणना किस प्रकार की जाती है इस बारे में पढ़ेंगे। वेतन से आय की गणना 5 भागों में की जा सकती है। फर्स्ट है मौद्रिक वेतन या मॉनेटरी सैलरी। नई पेंशन योजना 2004 में नियोक्ता का अंशदान, वेतन के स्थान पर लाभ या प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरीज, अनुलाभ या वैल्यू ऑफ परक्यूसिटीज व धारा 16 की कटौतियाँ। मौद्रिक वेतन में मूल वेतन या बेसिक सैलरी, महंगाई वेतन, कोई बोनस, फीस, कमीशन, अलाउंसेज आदि को शामिल किया जाता है। वेतन के स्थान पर लाभ में उन भुगतानों का योग शामिल करते हैं जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन या मजदूरी के अलावा प्राप्त होते हैं। अनुलाभ में एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं लाभों को शामिल किया जाता है। ये वस्तु या सुविधा के रूप में प्रदान की जा सकती है। आयकर हेतु केवल वे सुविधाएं एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हो और जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। आयकर की दृष्टि से नकद मिलने वाले लाभों को भत्ता या वेतन के स्थान पर लाभ कहते हैं। तो जैसे कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को किराए से मुक्त मकान की सुविधा प्रदान करता है या होटल में रहने की सुविधा प्रदान करता है या कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करता है, जैसे कि कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्यय का भुगतान या कर्मचारी के बिजली पानी के बिलों का भुगतान या उसके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान, तो आदि सुविधा अनुलाभ के अंतर्गत मानी जाती है। तो इस प्रकार वेतन से आय की गणना करने हेतु सबसे पहले हम वेतन की सकल आय या ग्रॉस सैलरी ज्ञात करते हैं, जो मुख्यतः वेतन के सभी मौद्रिक भुगतानों, अनुलाभों के मूल्यों व वेतन के स्थान पर प्राप्त होने वाले सभी भुगतानों का योग कहलाती है। इसके बाद वेतन की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। इस हेतु सकल वेतन की राशि में से आयकर अधिनियम की धारा 16 में वर्णित कटौतियाँ प्रदान की जाती है और इस ग्रॉस सैलरी में से सेक्शन 16 के डिडक्शन लेस करने के बाद जो सैलरी आती है वो सैलरी हेड की टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अब हम मूल वेतन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रति माह एक निश्चित राशि कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में दी जाती है। सामान्यतः ऐसे वेतन की गणना आपसी समझौते के आधार पर या वेतनमान के आधार पर होती है। मूल वेतन के अलावा कर्मचारी को भत्ते व अनुलाभ आदि भी प्राप्त होते हैं। मूल वेतन निर्धारण में कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे पे स्केल या वेतनमान, वेतन के उपार्जित होने का समय या मूल वेतन के कर योग्य होने का आधार। तो अब हम वेतनमान के बारे में पढ़ते हैं कि वेतनमान क्या होता है। सामान्यतः एक कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित वेतनमान में होती है और इस वेतनमान के अनुसार ही मूल वेतन की गणना व उसमें हुई वार्षिक वृद्धि की गणना की जाती है। जैसे वेतनमान 15,500, 20,700, 25,000 का अर्थ है कि कर्मचारी जब ज्वाइन करेगा तो उसे प्रारंभ में उसका वेतन 15,000 रुपये होगा तथा प्रत्येक वर्ष मूल वेतन में 500 रुपये की वृद्धि होती जाएगी। जब उसका वेतन 20,000 रुपये पहुँच जाएगा तो उसके बाद प्रतिवर्ष 700 रुपये की वृद्धि होती जाएगी और ऐसी वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसका वेतन 25,000 रुपये नहीं हो जाता। ऐसी वेतन वृद्धि वर्ष में एक बार मिलती है। वेतन वृद्धि अगले वर्ष में उसी माह की प्रथम तिथि को मिलती है जिस माह में कर्मचारी ने नौकरी प्रारंभ की हो।
माना कि इस वेतनमान में कोई कर्मचारी 15 जुलाई 2017 को नौकरी प्रारंभ करता है तो उस समय उसका वेतन 15,000 रुपये मासिक होगा और अगले वर्ष 1 जुलाई 2018 को उसका वेतन 500 रुपये से बढ़कर 15,500 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार हर साल 500 रुपये बढ़ते जाएंगे और जब वेतन 20,000 रुपये हो जाएगा तब हर साल 700 रुपये बढ़ेंगे। इसी प्रकार यह वेतन वृद्धि मिलती जाती है। नियोक्ता चाहे तो किसी भी व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि भी प्रदान कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में केवल प्रारंभिक वेतन बदल जाता है, शेष वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सेकंड है वेतन के उपार्जित होने का समय। वेतन शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष सदैव कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, परंतु वेतन की आय के उपार्जित होने के समय में भिन्नता होती है। अतः जो वेतन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में उपार्जित होता है उस पर ही संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है और वेतन के उपार्जित होने का सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग है। गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है, अतः इन पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के वेतन पर कर लगाया जाता है, क्योंकि अप्रैल का वेतन अप्रैल में उपार्जित व मार्च का वेतन मार्च में उपार्जित माना जाता है। लेकिन सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित या प्राप्य माना जाता है। इसलिए इनके वेतन पर मार्च महीने का मार्च से फरवरी तक के वेतन पर कर लगाया जाता है, क्योंकि इनके लिए मार्च महीने का वेतन अप्रैल में प्राप्य माना जाता है। इसलिए इनके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वेतन के स्थान पर मार्च से फरवरी तक के वेतन पर कर लगाया जाता है और मार्च का वेतन अप्रैल में व फरवरी का वेतन मार्च में उपार्जित माना जाता है। थर्ड है मूल वेतन के करयोग्य होने का आधार। वेतन को करयोग्य करने के 2 आधार हैं, देय आधार व प्राप्ति आधार। इन दोनों आधारों में से जो घटना पहले घटित हो जाए उसी समय वेतन करयोग्य हो जाता है। यदि किसी एक आधार पर वेतन को एक बार करयोग्य कर लिया जाता है तो दूसरे आधार के घटित होने पर उसी वेतन पर पुनः कर नहीं लगाया जाता। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सविता ने 1 जनवरी 2013 को 8,000 से 500, 13,000, 700, 20,000 के वेतनमान में नौकरी प्रारंभ की। उसके नियोक्ता ने उसे 3 अग्रिम वेतन वृद्धि भी प्रदान की। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में उसका मूल वेतन क्या होगा यदि वह सरकारी कर्मचारी है, या वह सेकंड कंडीशन है कि वह गैर सरकारी कर्मचारी है। तो इसमें हम सविता को सरकारी कर्मचारी व गैर सरकारी कर्मचारी मानते हुए उसकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। सरकारी कर्मचारी की दशा में वेतन मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक कर योग्य होगा, जबकि गैर सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक कर योग्य होएगा। और नियोक्ता ने सरकारी सविता को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि भी प्रदान की है। तो 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक उसका वेतन 8,000 प्लस 3 अग्रिम वेतन वृद्धि तो 1,500 रुपये से बढ़कर 9500 रुपये होगा और हर साल उसमें 500 रुपये की वृद्धि होती जाएगी जब तक कि उसका वेतन 13,000 रुपये नहीं हो जाता। इसी प्रकार अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2014 को मिलेगी। तो 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक 500 रुपये से बढ़कर 10,000,
फिर 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 10,500। इसी प्रकार 500 रुपये से बढ़ते हुए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक उसका वेतन हो जाएगा 12,500। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 है तो गत वर्ष 2018-19 होगा। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ सी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वेतन मार्च से फरवरी तक का वेतन लेंगे। तो इस मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक का वेतन लेंगे। तो 2 महीने 2019 पे व 10 महीने 2018 का होगा। तो फ्रॉम मार्च 2018 टू दिसंबर 2018, तो इसमें हो जाएगा 12,000 इंटू 10, तो 1,20,000। और जनवरी में वेतन वृद्धि मिलके 1 जनवरी 2019 को उसकी सैलरी हो जाती है 12,500, और इसमें अपन जनवरी और फरवरी 2 महीने का लेंगे तो 12,500 इंटू 2 25,000, तो टोटल बेसिक सैलरी होगी 1,45,000। इसी प्रकार यदि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसका वेतन अप्रैल से मार्च तक का कर योग्य होगा। तो अप्रैल 2018 से मार्च 2019, तो फ्रॉम अप्रैल 2018 टू दिसंबर 2018 9 मंथ्स हो गए, तो 12,000 इंटू 9 1,08,000। इसी प्रकार मार्च जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो 1,25,000 इंटू 3 37,500। तो टोटल बेसिक सैलरी होगी जब वह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसकी टोटल बेसिक सैलरी होगी 1,45,000।